नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 55.65% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 35 सीटों की जरूरत होती है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 1985 के बाद से किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार सरकार चलाने का मौका नहीं मिला है। भाजपा और कांग्रेस को हर 5 साल पर शासन करने का मौका मिलता रहा है और ऐसे में इन 23 सीटों पर जीत की उम्मीद कांग्रेस लगाए हुए है। हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर हैं। 27,80,000 पुरुष और 27,27,000 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 68 सीटों पर मतदान हुआ है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तकरीबन 55 लाख वोटर्स ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मतदान करते हुए। दरअसल हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मतदान इन्होंने किया है। तो 3 बजे तक 55.65% मतदान दर्ज किया गया है। हिमाचल में जोर शोर से जनता के ने मतदान किया। हालांकि शुरुआत में जो आंकड़े आ रहे थे वो आंकड़े थे कि मतदान कम हो रहा है, जनता मतदान के लिए घर से नहीं निकली। लेकिन फिलहाल जो 3 बजे तक का जो डेटा जारी किया है चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने, वो 55.65% हिमाचल में मतदान हुआ है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, 55.65% मतदान दर्ज किया गया है 3 बजे तक। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं हिमाचल चुनाव को लेकर, क्योंकि 68 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव हुआ है तो उसको देखते 68 विधानसभा सीटों पे मतदान हुआ था, जिसमें से 27,000 पुरुष और 27,000 जो महिला थी उन्होंने वोटिंग की, जो कि जिस तरीके से 68 विधानसभाओं पर आज जो मतदान था उसमें 3 बजे से लेके तक जो है 55.65% जो मतदान है यहाँ पर किया गया था। हिमाचल प्रदेश में खुद बड़े बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने वोटिंग किया। खुद JP नड्डा ने वोटिंग किया, साथ ही अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की है। जो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है उसमें साफ उन्होंने यही कहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बार दोबारा से अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो खुद जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी लोगों से यही अपील की है कि खूब वोटिंग करी जाए। लोगों को उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जिस तरीके से लोगों को उत्साह उन्होंने देखा जाते हुए कि आखिरकार उसमें उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतने लोगों को जो उत्साह नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपनी जो सरकार है वो बनाने जा रही है। और साथ ही जो है यहाँ पर 27,000 पुरुष और 27,000 महिलाओं ने जो है वोटिंग करी है। वोटिंग में साफ साफ यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खुद पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने आज जो वोट किए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश को जो एक ऐसा गाइड है कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर जो दाव लगाए बैठे कि आखिरकार जिस तरीके से आज वोटिंग हिमाचल प्रदेश की हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में पूरी तरीके से हर पार्टी जो दाव लगाई हुई है किसकी पार्टी का जो यहाँ पर जो है जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम तीनों पार्टियों ने अपनी कमर वहाँ पर कसी हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है उसको देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद जनसभाओं को संबोधित किया था। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी वहाँ पर जो है जनसभा को संबोधित किया था। साफ साफ यही कहा गया था जिस तरीके से भारतीय हिमाचल में चुनाव है और हिमाचल की सरकार कौन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से यही कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कांग्रेस भी अपनी सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा कि अपनी सरकार वहाँ बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 8 दिसंबर को जो मतदान वहाँ पर खुलेंगे और जो वोटिंग खुलेंगे तो उसमें भी देखना होगा कि आखिरकार कौन व्यक्ति यहाँ पर जीतता, कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो जनता ने उसे सही तरीके से चुन के भेजा होगा। हमने देखा है नितिन, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री लगातार वहां पर गए, दौरे किए, अमित शाह गए, लोक लुभावन वादे जनता के साथ किए गए सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। JP नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हिमाचल से आते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल से आते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गढ़ रहा है हिमाचल। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी? जनता रिवाज बदलेगी या परंपरा फिर वही रहेगी जो चलती आई है 1990 से?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बड़े बड़े विधानसभाओं को, यहाँ विधानसभा हिमाचल प्रदेश के चुनावों में बड़े बड़े नेताओं जो चेहरे हैं वो खुद यहाँ पहुँचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पहुँचे थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा वो खुद पहुँचे थे। जयराम ठाकुर वहाँ के जो है मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो खुद वहाँ पर थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। खुद जो है यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री, और वहाँ का उनका गढ़ है कि आखिरकार यहाँ के रहने वाले, तो आज उन्होंने जो वोट की है उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो उधर से तमाम बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए नितिन। एमसीडी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों के लिए 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम का नाम होने की वजह से भाजपा आप पर हमलावर है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा है। तो आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर यह हमला बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हालांकि इससे पहले भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी वाले रोज तीर पे तीर मार रहे हैं दिल्ली की जनता को, रोज उनको तंग कर रहे हैं, रोज उनके काम रोक रहे हैं, रोज उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और हम लोग उन पे मरहम लगाते हैं और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं दिल्ली के लोगों की। सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। LG साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग, किसी कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। देखिए, लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते, लोग काम पसंद करते हैं। खासकर पिछले 7-8 महीने से जिस तरह से जो नए LG साहब आए हैं, इन्होंने और बीजेपी ने मिलकर दिल्ली के लोगों की जिंदगी नर्क करने की कोशिश की है। लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। आप काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो। जनता देख रही है और हम काम करते जा रहे हैं, किसी तरह से लगे हुए हैं, किसी तरह से लगे। अब योग भी रोक दिया, बताओ, योग भी रोक दिया। योग कौन रोकता है यार? पाप है बहुत बड़ा। आपने योगा क्लासेस भी रोक दी और फिर आप चाहते हो कि लोग आपको वोट दें। कैसे वोट देंगे लोग? आपने काम क्या किया है? खुद भी काम नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, केवल गालियां देते हो, गालियां देते हो। लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते। आप ये बताओ, आपने 15 साल में क्या काम किए, 5 साल में क्या करोगे? आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। वो मैं तो उनसे मतलब वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी, जो बीजेपी वालों के। बीजेपी वाले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। वो भी कहने लग गया कि तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए। किसी भी दिन हो सकता है कि ये लोग शामिल करा लें, और उसे तो स्टार प्रचारक बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने सुना है मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में। सारे चैनलों को फ़ोन किया गया इसको लाइव मत दिखाना क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। तो अब जैसे मोदी जी जब रोड शो करते हैं, एक गेट पे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे गेट पे अब सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर लेना चाहिए। तो सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। योगेश पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या गलत कह रही है बीजेपी? जब केजरीवाल सुकेश चंद्रशेखर को भाजपा का स्टार प्रचारक बना रहे हैं, तो फिर इन्होंने तो शामिल किया है ना राजेंद्र पाल गौतम को अपनी लिस्ट में 23वें नंबर पर। ये कहना गलत नहीं होगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी या खास तौर पर उसके संयोजक जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल अब भारतीय जनता पार्टी की पिच पर ही बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपने पहले देखा होगा कि जिस तरीके से जो जातीय समीकरण का हम जिक्र करें, नेताओं का जिक्र करें या हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जो बयान दिए जाते हैं उनका जिक्र करें, जनता को अपने ओर आकर्षित करना मेन मोटो होता है। और वो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस कला को बखूबी समझती हुई उसको अपने अंदर उतारती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है, बीजेपी उठा रही है कि दरअसल
आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है जिसने भगवान का अपमान किया है। राजेंद्र पाल का जिक्र हो रहा है बार बार। राजेंद्र पाल को उनके किए की सजा दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने दिया, उन्होंने मंत्री पद से उन्हें हटा दिया, लेकिन अब बाद में जब वहां पर एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं तो उन्हें मेन फ्रंट पर लाया गया और उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया। वो अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। जाहिर तौर पर उन्हें दिल्ली सरकार से निकाला गया था, मंत्रिमंडल से निकाला गया था, ना कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी की सदस्यता छीनी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और समझने की जरूरत है। यदि वो आम आदमी पार्टी का नेता है तो दिल्ली सरकार का वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने किसी भी नेता को स्टार प्रचारक बना सकती है। रही बात भगवान का अपमान करने की, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए योगेश। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट जीतना नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। तो वहीं भाजपा का दावा है कि वो इस परिपाटी को तोड़ेगी और भाजपा के प्रत्याशी की जीत होगी। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट के प्रत्याशी के तौर पर मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं भाजपा का प्रत्याशी को लेकर मंथन अभी जारी है। ऐसे में जानकारों की माने तो भाजपा मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। प्रत्याशी के नाम को लेकर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बीजेपी में की जानी है। बैठक में जो नाम फाइनल होगा वही मैनपुरी से भाजपा का प्रत्याशी होगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैनपुरी में जो सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ है, मैनपुरी संसदीय सीट में 5 विधानसभा आती हैं। दरअसल मैनपुरी में जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 5 विधानसभा आती हैं, 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते यहां उपचुनाव होगा। जसवंत नगर से विधायक है शिवपाल यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा। करल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं, करल विधानसभा सीट से। और इसके साथ ही किशनी से एसपी के ब्रजेश सिंह विधायक हैं, जो किशनी विधानसभा सीट है। मैनपुरी की सीट आती है किशनी। मैनपुरी शहर सीट से बीजेपी के जयवीर सिंह हैं जो विधायक हैं। जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भोगांव से भाजपा के राम नरेश विधायक हैं, भोगांव विधानसभा सीट से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, समाजवादी पार्टी ने और सुभाष सपा ने तो अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, लेकिन डिंपल यादव के सामने बीजेपी की ओर से कौन होगा? अभी कोर कमेटी की बैठक की जानी है। किन किन नामों पर चर्चा चल रही है और कब तक नाम फाइनल होकर सामने आ पाएगा? समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी इस बात को लेकर मंथन जारी है कि वहां से किसको कैंडिडेट बनाया जाए, किसको प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए। क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस बात को बखूबी जानती हैं कि मैनपुरी की सीट महज एक नंबर नहीं है, एक स्वाभिमान का सवाल है और दोनों के लिए कहीं ना कहीं वो 2024 के चुनाव में जो है एक बेहतरीन निर्णायक भूमिका जो है वो मैनपुरी का ये उपचुनाव निभा सकता है। इस बात को दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। सबसे अहम जो है अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि मैनपुरी में वो चाह रही है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस किया जाए, बेहतरीन प्रदर्शन हो उसका, और कहीं ना कहीं उसको 2024 में फायदा मिले। और भारतीय जनता पार्टी का इस समय मनोबल भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले जो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं आजमगढ़ और रामपुर सीट पर, वो दोनों ही सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जो कि दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ और पारंपरिक सीटें कही जाती रही हैं। उन दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब मैनपुरी में भी चुनावी जो है माहौल को गरमाते हुए वहां पर सीट को जीतने का प्रयास कर रही है। और ये माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों को जीतने के साथ अब जब वो लोकसभा की सीटें जीत सकती है तो विधानसभा की भी सीट जीत सकती है। तो समाजवादी पार्टी के लिए इस तरफ जहां बड़ा चैलेंज है कि उसको अपनी इस पारंपरिक सीट को बचाना है, क्योंकि अगर इस सीट को लूज करते हैं तो एक बहुत ही निगेटिव मैसेज जो है वो जाएगा और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा समाजवादी पार्टी को 24 के लोकसभा इलेक्शन में भी उठाना पड़ सकता है। इस बात को नहीं, चर्चाओं में कौन कौन से नाम है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में प्रियम? क्योंकि हमने देखा था तेज प्रताप यादव का नाम पहले था, समाजवादी पार्टी की ओर से चर्चा चल रही थी मीडिया में, अचानक डिंपल यादव आ गई, तो ऐसा नहीं कि अपर्णा की जगह कोई और आ जाए? बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए जिन नामों को लेकर चर्चाएं चलती हैं, कयास चलते हैं, और जब उसकी बात
जब खुलकर आती है तो वो बिल्कुल अलग होता है। और इसीलिए कह सकते हैं नामों की चर्चा चाहे जिनकी भी चल रही हो, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा। चलिए, इस बहुत बात शुक्रिया को आपका अभी प्रियम, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कानपुर की करेंगे, जहां पर विधायक इरफान सोलंकी के प्रकरण में शनिवार को एसपी की 11 सदस्य की जांच टीम ने विधायक के परिवार के सदस्यों से बंद कमरे में बात की है। जांच टीम के सदस्यों ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती थी। वर्तमान सरकार में न सिर्फ प्राथमिकी दर्ज कर ली जा गई, बल्कि विधायक के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाने लगा। वहीं जांच सपा प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर एक महिला ने उनका घर जलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से लगातार सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर पकड़ने के लिए पुलिस टीम भी दबिश दे रही है। सीसी कैमरा अभी ये चीज़ शो कर रहा है कि जिनके नाम एफआईआर कराई गई है, जिनके भाई के नाम पर एफआईआर कराई गई है, जो सम्मानित इस सदन के कई बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं, ना वो स्वयं वहाँ दिखाई दे रहे हैं, ना उनका कोई परिवारजन वहाँ दिखाई दे रहा है, ना उनका सपोर्टर दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बच्चे जो आतिशबाजी कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। दरअसल ये कानपुर में महिला के घर जलाने का मामला है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर यह आरोप लगा है और तभी से विधायक और उनका भाई दोनों ही फरार चल रहे हैं। एसआईटी एसटीएफ दोनों पुरजोर तरीके से तलाशने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए, लेकिन मामला अभी गिरफ्तारी तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल तमाम उठ रहे हैं। सरकार लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है कि आखिरकार इरफान सोलंकी कहां हैं, इरफान सोलंकी कहां छुपे बैठे हैं, जो अब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हो पा रहे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि रिजवान सोलंकी जो इरफान का भाई है वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने परिवार के सदस्यों से भी बात की है। दरअसल आज पुलिस की टीम भी सपा विधायक के घर पहुंची थी और वहां पर जाकर बातचीत की। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी आखिरकार कहां हैं, ये पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर इनको ऐसा डर क्यों लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो महिला का घर जलाने से पहले डर क्यों नहीं लगा। ये तमाम सवाल इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इरफान और रिजवान दोनों ही फिलहाल फरार हैं। यूपी पुलिस सक्रियता के साथ इन दोनों ही आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस की नजरों से ये बार बार ओझल हो जा रहे हैं। महिला का घर जलाने का दरअसल ये पूरा मामला है कानपुर का, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर महिला का घर जलाने का आरोप है। और जब से रिजवान सोलंकी और उसका भाई इरफान सोलंकी दोनों फरार चल रहे हैं। इरफान सोलंकी दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इनके भाई का नाम है रिजवान सोलंकी। रिजवान सोलंकी पर आरोप है, हालांकि जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो मामला दर्ज किया गया है, उस पर यह कहा गया है कि इरफान सोलंकी ने भी अपने भाई का साथ दिया। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जो उस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। चीज शो कर रहा है कि जिनके नाम एफआईआर कराई गई है, जिनके भाई के नाम पर एफआईआर कराई गई है, जो सम्मानित इस सदन के कई बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं, ना वो स्वयं वहाँ दिखाई दे रहे हैं, ना उनका कोई परिवारजन वहाँ दिखाई दे रहा है, ना उनका सपोर्टर दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बच्चे जो आतिशबाजी कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। तो महिला का घर जलाने का दरअसल ये पूरा मामला है और इसको लेकर एसटीएफ और एसआईटी दोनों ही टीम है इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की तलाश कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। दोनों ही आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि ये कहाँ है कहाँ नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस इनको ढूंढने में अब तक नाकामयाब साबित हो पाई है।
नई दिल्ली के शावला इलाके में हैवानियत की शिकार हुई उत्तराखंड की बेटी के पिता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने उन्हें हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जब भी दिल्ली आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड की बेटी के आरोपियों को बरी कर दिया था। सर्वोच्च अदालत के फैसले को लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक प्रतिक्रिया है। राजनीतिक दल भी बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बेटी के पिता से बात की है, पीड़िता का हालचाल जाना। साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी है, न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। सौरभ भाटिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ गए हैं। पीड़िता के पिता से सीएम ने बात की है सौरभ, और न्याय दिलाए जाने की हर संभव मदद की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर विपक्ष हो, हर कोई चाहता है कि पीड़िता को न्याय मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो है पीड़िता के पिता से बात की थी। बकायदा जो है मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया, सीधे तौर पे कहा है कि अगर कहीं पर भी जो नाइंसाफी जैसी चीजें होंगी उन पर जो है उत्तराखंड सरकार अपना पक्ष जरूर रखेगी। बकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की जाएगी, जिसमें जो है लड़की के पिता को पूरी तरीके से आश्वस्त किया। इसके साथ ही केंद्रीय जो कानून मंत्री है उनसे भी बातचीत की है। बकायदा उनसे भी जो है ये बात कही है, जिसमें जो है पुनर्विचार याचिका के दौरान उस पीड़िता की जो मदद हो सके लगातार जो है मुख्यमंत्री उनके संपर्क में। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जब वह दिल्ली जाएंगे तो जरूर जो उनके पिता से मुलाकात भी करेंगे, और उनको उत्तराखंड आने का न्योता भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। अगर वो उत्तराखंड आते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात होगी और तमाम बिंदुओं पर जो है विस्तृत चर्चा भी होगी। जी, पीड़िता की तबीयत है गौरव अभी कैसी है, क्या स्थिति है, क्या कहना है डॉक्टर्स की टीम का? देखिए, ये जो है प्रकरण था, इसमें बकायदा जो है पीड़िता की मौत हो चुकी है। 2012 का मामला था, जिसमें जो है बकायदा मुख्यमंत्री के द्वारा अब इस पर पहल की गई है। बकायदा जो है पुनर्विचार याचिका जो दायर हो रही है उसमें ये जरूर कहा गया है कि इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से देखा जाए, जिससे जो है उन लोगों पर जिनकी जो है रिहाई के लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, सख्त से सख्त सजा जो है उनको मिल सके। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। साथ ही विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और न्याय पीड़िता को मिलना चाहिए। तो हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़िता के पिता को दिया है। पीड़िता के पिता से फोन पर बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और इसको लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी उन्होंने फोन पर बात की, पीड़ित पिता से बात की, उनका हालचाल जाना। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिल रही है कि इसमें जो विपक्ष है वो भी कह रहा है कि दरअसल न्याय इस पूरे मामले में होना चाहिए, किसी भी मामले में कोई भी लापरवाही कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ये बात लगातार कही जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे मामले में सामने आए। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कितनी सक्रियता के साथ काम करते हैं, उत्तराखंड के लोगों से किस तरह तक जन जन तक सीएम की पहुंच है, जन जन तक सीएम जाने जाते हैं, जननायक के तौर पर उनकी एक भूमिका रही है, एक छवि रही है उत्तराखंड में। और उसी को दिखाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने आए। उन्होंने गैंगरेप मामले में पीड़ित के पिता से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। हाँ, नमस्कार निधि जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, जी चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। हाँ जी, मैंने उनको भी बात की है, और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। जी जी जी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज़ 24 चैनल पे हूँ सर। अच्छा अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ, दिल्ली में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ, देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है, इस पे चल रहे हैं केस
अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूंगा, है जी, ना। आप दिल्ली आएंगे जिस दिन आप मेरे को बुला लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी आपसे मिल लेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा। हमारी बेटी है वो, है ना, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है ना। जी सर। ठीक है नेगी जी, फिर हैं। जी सर। जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।